रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। गुज़िश्ता शब आपने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच देखा। पाकिस्तान ये मैच सुपर ओवर में हार गया। पहले 20 ओवर में जो खेल हुआ उसमें 159 रन 7 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान ने, और जवाब में हमने जो कुछ देखा कि 159 3 खिलाड़ी आउट 20 ओवर में अमेरिका, और सुपर ओवर में भी 19 रन करवा लिए, और जवाब में पाकिस्तान की टीम बुरे तरीके से चेस को हासिल नहीं कर सकी। शाकीन क्रिकेट को धचका लगा, वो मायूस हैं। बहुत सी बातें और बहुत से सवाल ऐसे हैं जो कि जिन्हों में उठ रहे थे, उसमें पाकिस्तान की तमाम कमजोरियां जो हैं वो खुल के सामने आई। तारिक कुरैशी साहब साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और मुमताज तजज़ियाकार हैं, इनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बड़ी मायूसी हुई गुज़िश्ता शब जो पाकिस्तान ने पहले मैच में एक नाकामी का मुंह देखा। लीडरशिप नहीं थी, बैटिंग नाकाम हुई, बॉलिंग नाकाम हुई, सुपर ओवर में भी लगता था कि टीम तितर बितर है। हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में 15 के करीब रन खा लिए, और फिर सुपर ओवर में भी हमने देखा कि आमिर को गेंद फेंक ही नहीं आ रही थी, वो लगातार वाइड दे रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में आप मुर्दे अजाब किसको ठहराएंगे? आइदर लीडरशिप है, वो टीम सिलेक्शन उसके साथ है, और ये फिर खिलाड़ियों का यकसुई से ना खेलना है। राज साहब, आपने ये जो क्वेश्चन किया ना कि मैं किसको ब्लेम करूंगा, मैं तो एक तो इनकी सिलेक्शन को करूंगा, दूसरा इनके जो कप्तानी जो उसने की है बाबर आजम ने, उसको करूंगा। बड़ा माइंडसेट की बात होती है, विक्ट्री इज इन माइंड। अगर आप इस चक्कर में खेल रहे हैं और डिफेंसिव माइंडसेट से, और आपने देखें उसने कुछ 42 गेंदों पे 43 गेंदों पे 44 स्कोर किया है। अब ये इस तरह ये वनडे में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि T20 में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डरे हुए हैं कि कहीं आप आउट ना हो जाए, और आउट भी आप हो जाते हैं फिर। अच्छा, फिर आपने जो टीम आपकी थी, आपने अगेन वो हारिस रऊफ जो कि एवरेज जो है 10 की एवरेज से रूटीन में स्कोर खाता है वो, और आउट एक आधा कभी कर लिया कभी ना किया, ये परफॉर्मेंस है लास्ट कितने हफ्ते से। और वो अच्छे बॉलर्स को निकाल के, जो आपके टॉप बॉलर्स थे उनको निकाल के आप लोग जो इस तरह की टीम जब खिलाएंगे तो अच्छा ही होगा। फिर आपने देखा कि एक तो बड़े डिफेंसिव माइंडसेट से इन्होंने बैटिंग की, और वो बॉलर चढ़ गए, और ये जाके 6 ओवर में पहले 30 कर रहे हैं, और उसके बाद फिर पीछे जाके इन्होंने थोड़ा सा कवर किया, और बड़ी मुश्किल से ये 160 तक पहुंचे। इस टीम के खिलाफ जो है इनका 160 नहीं 200 प्लस जाना था इन्होंने। शादाब को आप एज ए बॉलर खिला रहे हैं, तो शादाब जो है वो अब जो है उसको एज ए बैट्समैन आप खिलाया करें T20 में, ठीक है, उसमें शायद वो कुछ परफॉर्म कर दे। एज ए बॉलर तो है ही नहीं। हमेशा ये जो टाई मैच होता है उसमें सुपर ओवर में अपने बेस्ट बॉलर को देते हैं। तो क्या आमिर आपका बेस्ट बॉलर था? आपका बेस्ट बॉलर जो गुज़िश्ता कई सालों से वो शाहीन अफरीदी है। आपको उसको ओवर देना चाहिए था, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए था। ये इस पे ये आपने किस हिसाब, मतलब इसकी कोई जस्टिफिकेशन मुझे समझ नहीं आती। पूरे मैच में इतने पैनिक में थे, इनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये मैच जीतने के लिए खेल जाए। आप देखें कि आखिरी ओवर में जिस तरह वो एक मैच बन गया था, आला एक आधा ओवर बीच में अच्छा हुआ और वो मैच बन गया। अब हारिस रऊफ जो है अमेरिका के खिलाफ 15 स्कोर डिफेंड नहीं कर सका, फुल टास्क पे वो बाउंड्रीज खा रहा है। तो ये मुझे समझ से आपने मेड ऑफ लिया वो ऊपर, और आप उसको मुंह में फुल टास्क कर रहे हैं। वो जगह पे बॉल, उस जगह पे बॉल करनी बनती नहीं थी, आपकी फील्डिंग ही बॉल थी। बेशक वो उससे यार्कर करना चाह रहा था और मिस हुआ, लेकिन इवन यार्कर के लिए भी वो आपकी फील्डिंग ठीक नहीं थी। आपने उनका पेस अटैक देख लिया, विकेट टू विकेट उनकी बॉलिंग देख ली, उनकी स्विंग देख ली, और उनके डॉट बॉल के उसकी फ्रिक्वेंसी देख ली। हमारे ये जो बॉलर्स हैं ये कर्से से दुनिया भर की लीग्स खेल रहे हैं, नामी गिरामी है। वो अलग बात है कि इन्होंने कोई प्रॉपर क्रिकेट 4 डे या 5 डे इतनी नहीं खेली, लेकिन भारत इस क्रिकेट में तो इनको बड़ा जदोतूला हासिल था। देखिए, बॉलिंग के मसाइल हमें नहीं है, हमें सिलेक्शन के मसाइल है। आपके जो टॉप परफॉर्मर्स है, मसलन वो था मोहम्मद अली था, मेरे जहन से नाम अवास अफरीदी। अब वो आपके पास वो होना चाहिए। आपके पास आज के मैच में कोई स्पिनर नहीं था। अगर शादाब को आप स्पिनर जब तक गिनते रहेंगे आप मैच हारते रहेंगे। तो वो आपके पास ना तो कोई, उनके देखा आपने उनके स्पिनर ने कैसी बॉल की है। उनका जो स्पिनर है मेरे ख्याल में वो उनका मैच विनर था। सो ये जो सबसे बड़ी रीजन है ये पुअर टीम सिलेक्शन थी, और फिर जो
माइंड सेट था कि आप मैच जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे थे, आप पैनिक में थे थ्रू आउट द मैच। फिर आपने गलत डिसीजन किए, बॉलिंग चेंजेस गलत की। सो ये जो है, ये मेरे ख्याल में ये आप जो शिकस्त खोरदा माइंड सेट, बुरी कप्तानी, बुरी सिलेक्शन। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर इसी तरह रहा तो ये खैर अब तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर यूएस से अपना एक मैच और जीत जाते हैं, क्योंकि वो नजर आ रहा है बड़ी अच्छी टीम है उनकी, तो आप शायद आप सुपर 8 के लिए क्वालिफाई ना कर सकते। अभी भी एक क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सालिया होगा, रीइंफोर्सिंग द फेलियर की पॉलिसी है, ये कब तक चलेगी? लेकिन ये तो मैंने स्टार्ट में जिस तरह गुजारिश की कि आपकी जो टीम है वो बहुत ही पुअर सिलेक्शन है। ये जो सिलेक्शन है ये मेन इशू है। आपके इस टीम में कम से कम 4 ऐसे प्लेयर हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, और उनसे बेहतर प्लेयर बाहर मौजूद है। ठीक है। तो अगर आपके अपनी बेस्ट ऑप्शंस खिलाएंगे ही नहीं तो फिर तो ऐसे ही होगा ना। और आप वो लोग खिलाएंगे जिनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है और वो पैनिक में रहते हैं, क्योंकि पूअर परफॉर्मर है, पैनिक में रहते हैं, आजमाए हुए हैं, तो ऐसे ही रिजल्ट आएगा। अब आप आजम खान की बात कर रहे हैं, क्या उससे बेहतर मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं था? सर मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा वाज मच बेटर चॉइस। वो अच्छे लेग स्पिनर भी हैं, ही इज अ गुड टीममेट, इज अ वेरी गुड सेफ बैट्समैन, विकेट पे स्टे करने वाले हैं, अच्छे हिटर भी हैं। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखिए आपने उसको अपॉर्चुनिटी देनी है ना, फिर वो अपने आप को वो साबित किया हुआ, उसने कई जगहों पे किया हुआ है, और इस तरह के ऑप्शन है, लेकिन जो कि आजम खान से बहुत बेहतर है। तो एक लीग में परफॉर्म करना, किसी में कुछ मैचों में खड़े होके तो 4 छक्के मारना, और फिर इस तरह वर्ल्ड कप में खेलना और वहां पे परफॉर्म करना, ये इंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। तो ये ऐसे ही होगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिस माइंडसेट के साथ ये आज खेले हैं जी, ये इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा है, ये इंडिया के अलावा भी किसी से मैच हारेंगे। बड़े वैसे ये एक अजीब सी सूरत हाल लगती है। अरे ये बता दीजिए कि वैसे इमीडिएटली फॉर इमीडिएट रिड्रेसल मुझे नहीं लग रहा कि इस वर्ल्ड कप में हम कोई बड़े आसानी से कम बैक कर सकेंगे। क्या ड्रास्टिक चेंजेस होने चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से, सिलेक्शन पॉलिसी के हवाले से, और जो लोग इस वक्त इस सारे काम में मसरूफ हैं, व्हाट शुड बी एडवाइस टू देम? हमें अब ज़ाहिर है कि आगे भी क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट आगे उसका ज़ाहिर है कि एक प्रोग्राम भी है हमारा, तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? वन लाइनर, पाकिस्तान फर्स्ट, नो पर्सनल चॉइसेस, नो दोस्तियां यारियां, पाकिस्तान फर्स्ट। आपके जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं आपको भी पता है, अगर हमें पता है तो क्या उनको नहीं पता जो अंदर बैठे हैं? तो सबको पता है। अपनी बेस्ट टीम आप खिलाएंगे नहीं, अगर आप बेस्ट टीम नहीं खिलाएंगे तो ऐसे ही हो। वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में लोग जो है बड़े अपने प्लेयर्स को रिटायरमेंट से वापस ले आते हैं उनको खिलाने के लिए। तो हमें देखिए अब हम किधर स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह, अभी देखिए आपके पास आज के दिन कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं था यहाँ पे, यानी कोई, हाँ, और टोटल आपका स्पिनर कौन था? शादाब। ये वो लोग हैं जो आजमाए हुए हैं। अब इफ्तिखार तो बैट्समैन है ना, उससे आप कभी कभी बॉल भी करवा लेते हैं, जैसे आज एक ओवर करवाया। ठीक है, इसको आप एज ए स्पिनर खिला रहे हैं, नॉट एज ए बैट्समैन। अगर इसको एज ए बैट्समैन आप खिला रहे हैं तो इसकी जगह इब्रार का आना जरूरी था। बड़े जो मिस्टर स्पिनर है बड़े कम है कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में। यस, आप इंडिया में देखिए, इंडिया कम से कम 2 मिस्ट्री अपने स्पिनर खिलाए, वो 3 स्पिनर साथ लेकर गए हुए रेगुलर। तो आप जो है एक भी नहीं खिला रहे, तो आप सोच रहे हैं कि आपकी जो फास्ट बॉलिंग है जो कि अब 135 और 40 के दरमियान ही होती है ज्यादातर, तो आप उससे खेलेंगे। वो जिसको आप 140 प्लस वाला बॉलर आपका हारिस रऊफ है, अगर उस पर आप रिलाई करेंगे टोटल, तो उसका तो ये ट्रैक रिकॉर्ड ही है, वो 10 से काम तो खाता ही नहीं है, चाहे वो वनडे हो चाहे T20 हो। ये तो उसकी एवरेज बॉलिंग है, बहुत ही एवरेज, और उसको ये पता नहीं है, वो सिर्फ जोर लगाता है, उसको ये नहीं पता कि बॉल किधर फेंकना है। मैं आपको इन दोनों टीमों को अगर कंपैरिजन करूं तो उनकी बॉलिंग हमसे बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। और उनकी एज ए टीम में वो यूनिट लग रहे थे, दे वर मोर फिजिकली एंड मेंटली। वो सब वो पैनिक में नहीं थे, वो जीतने के लिए खेल रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। ये तो बात से एक्सपीरियंस्ड
हाँ, लेकिन वैसे आखिरी 2-3 ओवर जो है वो थोड़ा स्लो किया उन्होंने और आखिरी ओवर में उन्हें कम बैक करना पड़ा, लेकिन जो आखिरी ओवर में भी कम बैक किया उन्होंने, किस तरह वो सुकून के साथ और कितने आराम से बगैर पैनिक किए उन्होंने वो स्कोर किए। आखिरी 3 बॉलों पे उनको 12 स्कोर चाहिए था और उन्होंने बड़े आराम से वो किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बड़ा एक मुनासिब और बड़ा रिलेवेंट तबसरा हमारे लिए हमें अता किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। ये थे जनाब तारिक कुरैशी। सामीन इकराम, क्रिकेट से तो कोई अच्छी खबर नहीं आई, जैसा कि अभी आपने सुना और हमने बात भी की, लेकिन हॉकी एक ऐसा खेल है जिसने अब कुछ हफ्तों से कह लें या कुछ महीनों से बेहतर परफॉर्मेंस देना शुरू की है। पोलैंड में नेशन हॉकी कप 2024 जारी है और इसमें काफी बड़ी टीमें हैं। पाकिस्तान के अलावा इसमें ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, कोरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, पोलैंड जैसी टीमें शामिल और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। जब हम मौजूदा कामयाबी का जिक्र करते हैं तो हमारा जो स्टोर हाउस ऑफ माइंड है उसमें जो हमारे पुराने ग्रेट्स हैं उनके नाम फौरन ज़हन में आ जाते हैं, जैसे कि कौन है जो अली इक़्तिदार शाह दारा के नाम नहीं पढ़ा होगा या नहीं सुना होगा, फिर ब्रिगेडियर आतिफ, गुलाम रसूल चौधरी, हमीदी, हबीब किड्डी, मतीउल्लाह, ऐसे बड़े बड़े नाम थे। और जो इस अहद के लोग हैं वो ज़ाहिर है जानते हैं शहनाज शेख को, हसन सरदार को, अख्तर रसूल को, मंजूर जूनियर को, मंजूर सीनियर को, मुनव्वर जमा को, जैसे बड़े बड़े नाम है। ये मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे नाम दिए और इसमें जो सूरज बन के चमके वो शहबाज सीनियर हैं। अभी भी मैं रेडियो पर कमेंट्री सुन रहा था तो क्रिकेट की कमेंट्री वर्ल्ड कप की करते करते तो कमेंटेटर ने शहबाज सीनियर का जिक्र कर दिया कि वो ऐसे गेंद को लेके जाया करते तो रहते चले गए। तो ये रेफरेंस नेम है। माजी जो है वो हमें याद कराता रहता है। हम मौजूदा प्लेयर्स को भी मुकम्मल हलाशेरी देते हैं, लेकिन इस इवेंट के हवाले से जो पाकिस्तान को इब्तदाई कामयाबी हासिल हुई है, अजलान शाह के बारे में हम पहले बात आप कुछ प्रोग्रामों में कर चुके हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, हॉकी फेडरेशन के साबिक सेक्रेटरी और मैराडोना ऑफ हॉकी शहबाज सीनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अच्छा लगता है आपसे बात करके, बड़ी खुशी होती है, बल्कि मुझे इतना अरसा हो गया लेकिन अभी भी मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि ये हॉकी थोड़ी सी तंजीम साजी बेहतर हुई है और उसने रिजल्ट देना शुरू कर दिए हैं। आपका तजर्बा कराना, ये खेल को ऑर्गेनाइज करने का, खेलने का, चिराग को हम क्या सूरज को चिराग दिखाएं, बताइए कि आप कुछ बेहतरी महसूस कर रहे होंगे। देखिए, बात ये है कि बच्चे जो है हॉकी में एनकरेजमेंट चाहते थे। अभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है तो पाकिस्तान आर्मी ने, हुकूमत पाकिस्तान ने बच्चों को इंसेंटिव दिए हैं और मेरा ख्याल है कि उससे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि आपको पता है हॉकी अब एक महंगा खेल बन चुका है। अगर आप 6-6 महीने, एक साल उनको डेली अलाउंसेस नहीं देते, बच्चे डिमोरलाइज होते हैं। स्पोर्ट्स गियर भी वो अपने खरीदते हैं, शूज इतने महंगे हैं। तो ये बच्चों को ये लुक आफ्टर चाहिए था, अच्छी डाइट चाहिए थी। और ये कि अभी जैसे टीम जो थी पोलैंड जा रही थी तो पहले उसको हॉलैंड भेजा गया, हालांकि उससे एक्सपेंसेस जो थे वो एनहांस हुए, लेकिन बच्चे जो है एक्लामेटाइज हो गए और उन्होंने 2-3 मैच वहां खेले। बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की जरूरत है। अगर पाकिस्तान की टीम का हर प्लेयर साल में 4-5 मैच खेलेगा तो वो कभी भी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। तो इसलिए हमें इनको कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलें। और ये जो टूर्नामेंट्स इन्होंने 2 खेले हैं, जिसमें एक अजलान शाह है और अभी जो 8 नेशंस है, इसमें जो सबसे बड़ी खूबी मुझे देखने में आई है, काफी सारे मैचेस में पाकिस्तान की हॉकी टीम नीचे जाकर वापस उसने कम बैक किया है। मलेशिया से 2 दफा उस टूर्नामेंट में भी हार रहे थे, इस टूर्नामेंट में भी हार रहे थे और वापस आए हैं। इसी तरह अगर आप फ्रांस का मैच भी देखें तो उसमें भी टीम का वापस आना उनकी फिटनेस शो करता है और फाइटिंग स्पिरिट शो करता है। अब ये वक्त है, टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है कि हम कुछ ऐसी इनकलाबी तब्दीलियां कर लें खेल की के सदर दफ्तर के हवाले से या हुकूमती एआनत के हवाले से, जिससे हमारी हॉकी जो है मुस्तकिल बुनियादों पर आगे चलती चली जाए। तो वो कौन से ऐसे आप समझते हैं एक पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको आप समझते हैं कि रिकमेंडेशंस हैं जो आप हुकूमत को और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देना चाहेंगे? देखिए, एक तो पाकिस्तान की हॉकी लीग करवाना बहुत जरूरी है जी। पाकिस्तान की हॉकी लीग कराने से हम एक नया टैलेंट हंट का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब पूरे पाकिस्तान में हॉकी प्लेयर्स को पता चलेगा कि
1 साल के अंदर उनको 10 लाख 20 लाख रुपया मिलेगा और उनको कोई ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या डिपार्टमेंट में नौकरी मिलेगी, तो मैं समझता हूँ बड़ा पैशन क्रिएट हो जाएगा और एकदम से पूल ऑफ प्लेयर जो है वो एनहांस हो जाएंगे। और फिर ये है कि गवर्नमेंट जो है फंड्स रखे, जो पाकिस्तान की जूनियर टीम है उसको साल में 2 दफा बाहर जाना चाहिए, कम से कम एक महीने के लिए। 1 महीना वो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाए और 1 महीना यूरोप साइड पर जाए। और मैं समझता हूँ कि 2 से 3 साल में अगर हम इस साइकिल को चलाने में कामयाब हो गए तो 2-3 साल में पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो टॉप 10 में आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये बताएं कि 8 तारीख को हमारा कल हमारा सेमीफाइनल है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इस इवेंट को खेल कर इसमें बेहतर परफॉर्मेंस देकर जो हम तवक्को कर रहे हैं, हम प्रो लीग में कहाँ क्लाइम कर जाएंगे, उसका तरीकाकार क्या पहले से वजह था? हाँ देखिए, बात यह है कि अगर आप कल सेमीफाइनल जीतते हैं तो सबसे पहले तो आपकी टीम की जो स्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। प्रो हॉकी लीग में आने के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। देखिए, जब तक आप दुनिया की टॉप टीम्स के साथ नहीं खेल रहे, आप कभी भी अपने आप को गेज नहीं कर सकते कि आप वर्ल्ड हॉकी में कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि अगर आप अजलान शाह में देखें या इस टूर्नामेंट में भी देखें, इन दोनों टूर्नामेंट्स में हॉलैंड और ये जो बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, स्पेन है, इंग्लैंड जैसी टीमें नहीं है। जब तक हम टॉप टीम के साथ नहीं खेलते तो हमें खुद भी नहीं पता कि हम दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इस टूर्नामेंट्स में हमें ये कॉन्फिडेंस मिला है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब इसी तरह नीचे से टीम ऊपर आती है तो मेरा ख्याल है मजीद भी बेहतर होती जाती है। तो ये हॉकी के लिए बहुत अच्छा होगा। जो बच्चे पाकिस्तान में छोटे हॉकी खेल रहे हैं वो भी खुश होंगे, इनकरेज होंगे, क्योंकि बच्चों को जब पता चलता है कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हैं, ओलंपिक गेम्स से बाहर हैं, तो उनके लिए टारगेट कोई नहीं रह जाता। क्योंकि जब प्लेयर के लिए मोटिवेशन नहीं होती, कोई टारगेट नहीं होता, तो मैं समझता हूँ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल नजर आता है। अच्छा, एक मेरा और चीज बताइए, क्योंकि आप प्रोफेशनल लीग्स खेलते रहे हैं, अभी भी कुछ नौजवान मुझे टेलीफोन करते हैं या व्हाट्सएप पर राब्ता कायम करते हैं कि आपके अगर किसी तरीके से कोई सोर्सेज हो तो हमारा कहीं आप लीग में कॉन्ट्रैक्ट करा दें। तो ये जो हमारे लड़के अभी जैसे इंटर डिविजनल या इंटर प्रोविंशियल इंटर डिविजनल जो हॉकी चैंपियनशिप हुई है, इस लेवल पर जो लड़के खेल रहे हैं, क्या उनको तरगीब देना चाहेंगे कि आपके लिए यूरोपियन लीग या कोई दूसरी जो लीग दुनिया में हॉकी की हो रही है, जैसे आपने तो बहुत ऊंचे लेवल की खेली, कि कुछ मौके मौजूद है जैसे हमारे कुछ प्लेयर्स खेल रहे हैं? नहीं, अभी तो देखें, अभी तो ये जो ट्रेंड है या सोच है वो इसलिए है कि पाकिस्तान में हॉकी में कुछ नहीं है। इदारों में नौकरी आपको नहीं मिलती, एक साल डेली अलाउंसेस आपको नहीं मिलते, तो हर बंदा चाहता है कि मैं बांग्लादेश चला जाऊं, मैं मलेशिया चला जाऊं, मैं तुर्की चला जाऊं, मैं सब स्टैंडर्ड लीग खेलूं, कम से कम महीने का $1000 मुझे मिलेगा। तो अगर पाकिस्तान में हम चीजों को बेहतर करेंगे, सिस्टम को बेहतर करेंगे कि हर प्लेयर को 20-30 लाख रुपए सालाना मिलना ही मिलना है, जो एक सर्टन स्टैंडर्ड पे हॉकी खेलता है, तो मैं समझता हूँ वो सब स्टैंडर्ड लीग की तरफ नहीं जाएंगे। जब वो अपने आप को अच्छा प्लेयर बना लेंगे, वो 100 दफा हॉलैंड जाए, जर्मनी जाए, ऐसी लीग खेलने जाएं जहां वो फर्दर अच्छा परफॉर्म करें, जहां वो फर्दर लर्न करें कि वो और टॉप के खिलाड़ी बने, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उनको जरूर जाना चाहिए। अब इसमें तगड़ा थोड़ा होना चाहिए पीएचएफ को भी, बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, बड़े मोतबर लोग होते हैं, तो जरा जब मुतल्लिका मिनिस्ट्री से पीएचएफ के लोग बात करें तो आई थिंक दे शुड हार्ड प्रेस ऑन सर्टेन पॉइंट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं वो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा मनी मेक्स द मेयर गो। तो जरा जल्दी से 3-4 पॉइंट्स बता दीजिए ना। देखें, बात ये है कि जब तक आईपीसी, मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक पेज पर नहीं होते, खाली हॉकी फेडरेशन कुछ भी नहीं कर सकती। अभी आप देखें, टीम हॉलैंड गई है, टीम पोलैंड गई है, कोई फंड्स का इशू नहीं है, कोई टिकट्स का, कोई उनके डेली अलाउंसेस का इशू नहीं है। तो पिछले 20 साल से तो मैं यही इश्यूज देख रहा हूँ। जब आप बेसिक इश्यूज को डील नहीं कर सकते तो आप हॉकी को कैसे ठीक करेंगे? पाकिस्तान में मैंने देखा है, देखा देखी मीडिया भी, देखा देखी लोग भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फौरन क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देनी है। अभी आप देखें, अगर आप उनके पास वसाइल होंगे तो वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जरूर देंगे। गवर्नमेंट, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हुकूमत पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है, स्पोर्ट्स बोर्ड से बाहर तो नहीं है। उनको बुलाएं, बिठाएं, उनसे हिकमत अमली लें, उनसे रोड मैप लें,
उनको एग्जीक्यूट करने के लिए सपोर्ट करें, मैं समझता हूँ चीजें फौरन ठीक हो जाएंगी। आप देखें फंड्स का जो इशू हर वक्त लोग करते हैं, उसके लिए आप एक सीएफओ ले आए, उसके लिए कोई मॉनिटरिंग टीम बना दें, कोई मसला थोड़ी है। आप घर में भी तो चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, सूबे में भी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में भी सारे मिलकर बैठे चीजों को ऑर्गेनाइज करें, बजाय बातें करने के, बजाय बहस करने के। चीजें जो है बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, आपका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। जनाब शहबाज सीनियर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने गरा कदर ख्यालात से, तासुरात से, तजर्बे से हमारे जो मुअज़्ज़ज़ रेडियो पाकिस्तान के सामीन हैं उनको आगाह किया और इसके साथ साथ बड़ी अच्छी तजावीज भी दी। बहुत शुक्रिया आपका भी भाई, और रेडियो पाकिस्तान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शहबाज सीनियर। सामीन कराम, फुटबॉल के हवाले से पाकिस्तान में एक बैनुल-अक़वामी मस्बत सरगर्मी हुई और आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान खेला गया गुज़िश्ता शब, और इसमें सऊदी अरेबिया ने 3-0 से पाकिस्तान पर कामयाबी हासिल की। असल में ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर का एक हिस्सा था और आप जानते हैं कि इस सिलसिले में जो फीफा है उसने 36 टीमों को क्वालिफायर के सिलसिले में 4 के ग्रुप में तकसीम किया था। पाकिस्तान ग्रुप जी में था और पाकिस्तान को अब इस क्वालिफायर का अगला मैच ताजिकिस्तान में खेलना है और वो जून में होगा, 11 जून को। इस इवेंट के हवाले से हम जीत नहीं सके, उम्मीदें बड़ी वाबस्ता थी। वो इस तरह नहीं हुई कि फिर सऊदी अरेबिया के तारिक नसीर ने ऊपर तले 2 गोल किए, फिर तीसरा गोल भी दाग दिया गया, वो मुसाब ने किया। तो इस सारी कार्रवाई में सऊदी अरेबिया की टीम ने डोमिनेट किया, लेकिन इसको मुस्बत अंदाज से देखना चाहिए। हमारी जो फुटबॉल है अब रवाना हो गई है अपने सफर पर, एक्टिविटी हुई है, जो एक्टिविटी नहीं हो रही थी उसके एक अपने मसाइल थे। इस सूरत हाल में हम जो फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उसके मेंबर शायद खोकर साहब से बात करते हैं और पूछते हैं कि कल कैसा माहौल था और क्या कुछ होना चाहिए था, क्योंकि स्काई इज द लिमिट बेहतरी के हवाले से, और मस्बत इस इवेंट के पहलू क्या है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राय साहब, आप खैरियत से ही ना? बिल्कुल ठीक। मैं तो खैर इसको मस्बत समझूंगा और किसी हद तक आप मेरी मुबारकबाद भी कबूल कर लें। पहले तो एक्शन बख्श थे कि ये मैच के सिलसिले में कोई रोशनियों का निजाम ठीक नहीं था, वो भी सब कुछ ठीक हो गया, बड़े अच्छी तरीके से मैच भी होगा। कुछ लोग क्रिकेट भी देख रहे थे, इसके साथ भी राब्ते में थे लोग, जैसे मैं भी साथ साथ फुटबॉल भी देख रहा था और जिला स्टेडियम में अच्छे खासे लोग थे। बताइए कैसा माहौल था और आपके जो ऑब्जेक्टिव थे वो किस हद तक हासिल हुए हैं? राय साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मौका आपने दिया और हमेशा ही आप हमें फुटबॉल को आप फरामोश नहीं करते और फुटबॉल से खुसूसी लगन भी आप रखते हैं। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है माहौल का, तो बहुत ही चार्ज क्राउड था। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में, मेरे ख्याल में शायद इतने लोग अभी हमारे पास ऑफिशियल फिगर तो नहीं आया, लेकिन इट वाज द एवर लार्जेस्ट क्राउड ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल हिस्ट्री, ठीक, या कम से कम जितना मैं जानता हूँ पिछले 18-20 साल से। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था, फैमिलीज बहुत ज्यादा थी, विच शोज के फुटबॉल हमारी सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट कर गया हुआ है और हमारे एक वो जो फुटबॉल कल्चर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। अच्छा, जहाँ आप बात कर रहे थे रिजल्ट की, मैं ये समझता हूँ कि रिजल्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं है अगर हम इसके गोल देखें कि स्कोर कितना हुआ। तो सऊदी अरब जैसी एक बड़ी टीम जिसका हमारे साथ क्वालिटेटिव डिफरेंस ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज्यादा है, उसके साथ खेलते हुए 3-0 इज नॉट अ बैड स्कोर। ये अलग बात है कि एक स्कोर अगर हम कर लेते तो शायद इट वुड बी हिस्ट्री, इस लिहाज से कि उससे फिर आपको आने वाले जो लोग हैं उनको, आने वाले प्लेयर्स को मोटिवेशन बहुत मिलता है फ्यूचर के अंदर। ठीक, इसको डेवलपमेंट फेज का हिस्सा समझिए, इसको यूं समझिए कि पहली दफा पाकिस्तान दूसरे राउंड में गया फीफा क्वालिफायर्स के, तो ये एक डेवलपमेंट का, एक हमें डेवलप होने का एक मौका इन सारे मैचेस ने दिया और खुसूसन कल वाले मैच ने। अब जहां तक हमारी खामियों या कमजोरियों का ताल्लुक है, तो वी नीड टाइम टू मेक द थिंग करेक्ट और डेवलपमेंट के फेज में अभी हम हैं, आगे बढ़ना है हमें बहुत। हाउएवर, इस मैच को अगर आप अगर फुटबॉल के एंगल से देखें तो इसने पाकिस्तान के लोगों को, बिलखुसूस इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा के फुटबॉल शायकीन को एक बहुत बड़ा मेला
देखने का मौका फराहम किया, जो कि बड़ी मुस्बत बात है। तो इस लिहाज से जो इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ है, इसकी जो व्यूवरशिप है, उसके साइज के बारे में बताइए। जी हाँ, अभी हमारे पास वो फिगर्स तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ देर पहले ही मैं आई वाज सिटिंग विद द ब्रॉडकास्टर्स, तो व्हाट दे आर टेलिंग कि पाकिस्तान के किसी फुटबॉल मैच की कभी भी इतनी व्यूअरशिप नहीं हुई जितनी इस मैच की हुई है। हाउएवर वी विल गेट द फिगर्स एज वेल। तो बहुत बे इंतहा लोगों ने इसको देखा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जो आपने जिक्र किया कि क्रिकेट भी चल रहा था, उसके बावजूद बे इंतहा बहुत लातादाद लोगों ने इसको देखा मैच को। जरा आखिर में बता दीजिए कि क्या अच्छे मस्बत असरात आप देख रहे हैं इससे हमारी फुटबॉल पर पड़ने वाले? देखिए, क्राउड का इतनी बड़ी तादाद में आना, उस क्राउड का एक स्ट्रक्चर्ड क्राउड होना, यानी फैमिलीज, लातादाद फैमिलीज आई हुई थी, विच इज समथिंग जिससे किसी भी चीज को बूस्ट मिलता है। उसकी अपनी वैल्यूज होती हैं, उस एक वैल्यू सिस्टम आपके साथ मुंसलिक हो रहा होता है। तो एक तो ये बहुत ही मुस्बत साइड है। दूसरा, पाकिस्तान का इतनी बड़ी टीम के साथ खेलना, वो आपको इंटरनेशनली बहुत ज्यादा एक्सपोज करता है, एक्सपोजर मिलता है आपको। आने वाले लड़कों को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम इतनी बड़ी टीम के खिलाफ खेल सकते हैं और खेल चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने को डन किया। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शाहिद खोकर, मेंबर नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मगर हमें आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है कि आप बड़ी तादाद में हमें मैसेजेस कर रहे हैं, बेहतरी के लिए तजावीज़ भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर पैगामात जो हैं वो हमारे इस स्पोर्ट्स शो की पसंदीदगी के हवाले से होते हैं। आपका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अब राजा असद अली खान को इजाज़त दीजिए। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सरवत अली खान, जबकि मुंतज़िम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।